जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद काजी और आपके लिए प्रोग्राम लेकर आया हूं सब रंग। हर सोमवार को शाम 6 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। आज हमारे पास बहुत सी कुछ खबरें भी हैं और हमारे साथ जब इफ्तिखार चौधरी साहब फ्राम इस्लामाबाद आएंगे उनसे भी बातचीत होगी और असद काजी साहब जो हैं लाहौर से वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बातचीत होगी। कश्मीर के हालात जो हैं वो 15 माह से वैसे के वैसे ही हैं, बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, लेकिन दुनिया अभी तक खामोश है। और लोग जो हैं कुछ वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो है उसने कश्मीर को बेच दिया है, लेकिन सिर्फ बातें ही करते हैं। एनी हाउ इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, पंजाब में बड़ी उछाड़ पछाड़ होने जा रही है। क्या पीटीआई की हुकूमत सिर्फ उछाड़ पछाड़ ही करती रहेगी या कुछ जो गवर्नेंस है उसको भी ठीक करेगी, और ये जो प्राइस माफिया है उस पर भी कुछ हाथ डाला जाएगा? इस पे भी हम बात करेंगे। और मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत कुछ कहा है अपने जलसे में कि उन्होंने कहा है कि इमरान को घर भेज दो और आप और हम भाई भाई हैं। ये किसकी तरफ इशारा था कि भाई भाई हैं? खुलकर बात कर रहे हैं वो। और हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा एक अदारा है जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरहदें जो हैं वो महफूज हैं और हमारी जो अवाम है वो सुख की चैन की नींद रात को सोती है, वो है हमारी फौज। उस पर ये बहुत तनकीद कर रहे हैं। ये जो पीडीएम वाले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ सऊदीया में मुलाकातें हो रही हैं, उस पर भी कुछ थोड़ी सी रोशनी जो है वो हमारे साथ जब बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब फ्राम इस्लामाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। जी असद भाई अस्सलाम वालेकुम फ्राम लाहौर। जी वालेकुम देखने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी मैंने रोशनी डाली है जो हमारे मौज़ूआत हैं आज के, उसके उसमें हम बहुत सारे और भी जो मौजू हैं वो भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले इफ्तिखार भाई, कश्मीर के हवाले से 15 माह से वही हालात हैं। हालात जो हैं बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, लेकिन दुनिया खामोश है। बल्कि ये उल्टा पाकिस्तान की हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगता है कि जी कश्मीर बेच दिया है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्यों दुनिया खामोश है? देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो पिछले साल जो अगस्त का जो फैसला हुआ था मूडी का कश्मीर पे कर्फ्यू लगाने का, वो सिर्फ मूडी का फैसला नहीं था। ये मैं कई प्रोग्राम से भी बात कर चुका हूं। इसमें सीआईए जो भी उसमें शामिल है, इसमें मोसाद शामिल है, इसमें MI5 MI6 शामिल है, रॉ शामिल है। तो ये पूरी एक जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और हॉस्टाइल कंट्रीज हैं जो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है यहाँ पे। उस वजह से अभी तक आप देखें कि इमरान खान जब पिछली दफा जब गया था यूनाइटेड नेशंस में जो सिक्योरिटी जो जनरल असेंबली में खिताब करने के लिए, तो आपको याद होगा कि उसने डोनाल्ड ट्रंप से यही रिक्वेस्ट की थी कि इसको कर्फ्यू को तो कम से कम हटा दिया जाए, बाकी जो राइट ऑफ फ्रेंचाइज है उसकी बाद में डिसीजन होगी। और आर्टिकल 370 और 35A जो है जो खत्म कर दिया गया है उसकी, और फिर सिटीजन अमेंडमेंट जो उन्होंने लॉ जो है इम्पोज किया था, और उसकी वजह से जो नफरत फैल रही है और आरएसएस की जो हिंदुत्वता जो है उसका जो आइडियोलॉजी है, जो वही नाजीज्म का जो आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट किया जा रहा है और मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है। और इवन आपने अभी भी देखा होगा कि कोरोना के हवाले से मुसलमानों को वो तशद्दुद किया जा रहा है कि वो दूध में या गाय का वो जो से दूध दोते हैं या वो दूध बेचते हैं, वो उससे कोरोना फैला रहे हैं मुस्लिम जो हैं। तो इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट, जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो शामिल है, और वो जो ग्रेटर इसराइल है उस पे उसका भी इसमें आपको पता है कि उसका इंटरेस्ट है। और चाइना के ऊपर उन्होंने एक नजर रखने के लिए यहाँ पे अड्डे बनाने हैं। और आपने ये देखा कि होगा कि जी माइनॉरिटी बनाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को, हिंदुओं को बाकायदा इजाजत दे दी गई है कश्मीर की में प्रॉपर्टी खरीदने की। तो अब जो रिसेंट इलेक्शन हुआ है ये गिलगित बल्तिस्तान में, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट अब जो चेंजेस लाने की जरूरत है। एक तो उन्होंने सूबा बनाने की जो अबूरी सूबा बनाने का ऐलान कर दिया गया। आपने ये देखोगे कि एक जो स्ट्रिप जा रही है अफगानिस्तान को बॉर्डर जो लग रहा है, दूसरा मकबूजा कश्मीर को, और तीसरा इधर चाइना का सूबा जिंगजियांग को। तो ये एक बड़ी इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है
ये और इस इलेक्शन में आपने देखा होगा कि मोदी का जो नैरेटिव था या जो मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव वो बुरी तरह पिट गया। और उसमें इलेक्शंस में आप देखें कि पीटीआई जो है वो अब गवर्नमेंट फॉर्म करने लगी है। मेरी कल भी बात हो रही थी वहां पे एक और चैनल के ऊपर, वो यही वहां पे कह रहे थे कि 50% जो है वो लोग जो हैं वो इस चीज को इलेक्शन में वोटिंग की है और वो आईनी सूबा के तौर पे आना चाहते हैं जिसमें उनके अपने सेनेटर हों, अपने जो एमएनएज हों और एमपीज हों। अब ये जो है आपने देखा, आपको देखा होगा कि ये जो पीटीआई की लॉट है, देखिए वहां पे लोकल सारे गिलगित बल्तिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बट उनका पार्टी लेवल, अब पार्टी लेवल जो होता है वो उनका जो मैनिफेस्टो है, जो अब रिसेंट जो मियां साहब का प्रो मोदी जो था जो नैरेटिव था वो खत्म हो गया और बिल्कुल वो वॉश आउट हो गया। अच्छा, दूसरी आप बात कर रहे हैं कि जी ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ये कश्मीर जो है वो हमारे जो वो क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे और पाकिस्तान की आर्मी या आईएसआई को क्यों कहा जाता है इन्होंने बेचकर खा दिया, खा गए ये लोग। अब हमें ये समझ नहीं लगता कि देखें जो आवाज उठानी, देखें आवाज जो उठानी होती है ये ठीक है, मैं समझता हूं कि इमरान खान की जो कश्मीर कमेटी है वो जो पहले फखर इमाम की थी बाद में तब्दील, वो कश्मीर कमेटी उस तरह का फाल किरदार अदा नहीं कर रही। अब इस इमरान को अपनी जो इफ्तिखार भाई, इसका तो ये मतलब हुआ ना कि जैसे मौलाना फजल रहमान साहब इतना अरसा कश्मीर कमेटी पर बैठे रहे और जो भी आएगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा, उजागर नहीं करेगा दूसरी ममालिक में जाके कि जी ये मसला है कश्मीर का। हाँ, मैं इसमें कमेंट करता हूं, ये आपकी बिल्कुल सही बात। देखिए जो भी रोल प्ले कर रहा है वो इंडिविजुअल इमरान खान का रोल हमें नजर आता है, ठीक है ना। तो वो अब ओआईसी के लिए ये और मखदूम कुरैशी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर जो है वो दोनों लगे हुए हैं। उन्होंने पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस भी की है, इकट्ठे भी बैठ के की है, और मोदी के जो रॉ के जो एजेंट्स हैं जो पकड़े गए हैं, जो उनके मोडस ऑपरेंडी है इंटेलिजेंस एजेंसी के, वो उनको हाईलाइट किया है। अब ये जो बात आप कर रहे हैं कि बिल्कुल इस चीज की जरूरत है कि पाकिस्तान के ये जो फॉरेन ऑफिस है उसको और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। वो उसको इमरान खान अब हर जगह नहीं जाके वो बताएगा, उसको डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज करना चाहिए जाके। जो कश्मीर के अंदर जो गुंडागर्दी हो रही है, जो कश्मीर के अंदर औरतों को गैंग रेप किया जा रहा है, बच्चों के साथ जिनसी जुराइम किए जा रहे हैं, और इवन आप देखें कि उनके हिंदुस्तान के अंदर जो है आवाज उठ चुकी है और वहां के जो मिनॉरिटीज हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। और जब दूसरी तरफ मैं यहाँ पर असद साहब आपको भी लेकर आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कुछ हो रहा है, सिर्फ एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी से किसी को बुलाया और एहतजाज कर दिया, बस यहीं तक क्या हमारी हुकूमत जो है वो रहेगी, या फॉरेन ऑफिस जो है वो यहीं तक रहेगा? कैसा देखें, हमने अगर इस कश्मीर इशू को उठाना था तो वो मिलकर बहसियत कौम उठाना था। देखें, दो कहते हैं ना कि इस वक्त अकेला इमरान खान क्या कर रहा है। इमरान खान की अपनी जगह कोशिश जारी है। जितनी अपोजिशन से आवाजें आ रही हैं उसको मीडिया क्यों हाईलाइट करता है, वो भी इंडियन मीडिया। एक चीज तो वाज़ेह हो गई, कहते हैं दोस्त और दुश्मन में अगर आप फर्क आप नहीं कर पा रहे तो आप ये देखें कि आपका असल दुश्मन किसको सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा असल दुश्मन हमारी जो अपोजिशन है उसके पीछे है और उनको सपोर्ट कर रहा है। उनकी जो न्यूज है वो ब्रेकिंग न्यूज देकर और वो अपने जितने लोग हैं उनको दिखा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान का जो विजन है वो कश्मीर प्रो कश्मीर है, इनका जो है वो एंटी कश्मीर है। इनका ये है कि बार बार यही कह रहे हैं कश्मीर का सौदा हो गया। कश्मीर का सौदा तो कभी हुआ ही नहीं, अगर हुआ है तो 1947 में ही हुआ है। उसके बाद तो हमारे जितने भी हुक्मरान हैं किसी तरीके से कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इस दफा एक खासतन कोशिश हो रही है कि कश्मीर को मसले को हल किया जाए। पहले तो इसके ऊपर बात ही नहीं हुई। अब जो हमारे आप कह रहे हैं कि कश्मीर कमेटी ने तो सर आपने नोटिस किया कि उस टाइम कोई किसी किस्म की आवाज उठाई नहीं सिरे से, बल्कि कह रहे थे वो डिमांड करके कश्मीर कमेटी लेते थे क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा था। लेकिन दुनिया भर के अंदर दूसरे मुल्कों के एजेंट होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदान हमारे बड़ा इंडियन एजेंट बन गए और वो उन्हीं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे, ना कि पाकिस्तान के मफादात का। तो अब तो चीजें खुलकर सामने आ गई हैं कि इस वक्त रॉ ने और इंडियन जो उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी है उसने तो खुल के कहा है कि हमने पाकिस्तान में सरमायाकारी की थी। उनके तो सारी सरमायाकारी इस वक्त डूबती नजर आ रही है, वो चाहे अफगानिस्तान हो, वो चाहे पाकिस्तान हो, वो चाहे बलूचिस्तान हो,
या कश्मीर हो। अब तो हम समझते हैं कि पहली दफा पाकिस्तान ने कश्मीर के इशू को इतना हाईलाइट किया है। अब जो कमेटी है, आपकी बात सही है, अगर वो डिलीवर नहीं करेगी तो इमरान खान को बदलना चाहिए और किसी नए बंदे को मौका देना चाहिए जो इस मुसलसल इस इशू को उजागर करता रहे और दुनिया की नजर में ये मसला जो है वो मसला ही रहे, ना कि वो एक आम किसी एक पार्टी का मसला। सही है। असद भाई, इफ्तिखार भाई, आपकी तरफ आता हूँ। आप कश्मीर से थोड़ा हट के जो लोकल थोड़ी सियासत है उस पर आते हैं कि पंजाब में एक बार फिर उछाड़ पछाड़ होने जा रही है। कुछ नए चेहरे आने वाले हैं, कुछ वज़रा जाने वाले हैं, कुछ आने वाले हैं। कि क्या पीटीआई 5 साल इसी तरह उछाड़ पछाड़ में गुजार देगी? कोई गवर्नेंस नहीं शो करेगी? देखें, आपको एक बात मैंने कई दफा कही है कि पंजाब के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो 35 साल से मियां साहब ने पाली हुई है। और दूसरे जो है एक अब्बास साहब थे आईजी, तो वो रिटायर हो गए हैं लेकिन अभी जिंदा है। मैंने कई दफा इमरान खान साहब से भी कहा है और दूसरे जो उनके करता धरता जो हैं लोग जो हैं कि कम से कम जो अब्बास साहब की जो रिपोर्ट है जो उसमें कहा था कि 15 से 20 हजार लोग जो हैं इन्होंने भर्ती किए हैं जिनका मेजॉरिटी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ठीक है ना। अगर उन्होंने एएसआई भर्ती किया हुआ, कोई डीएसपी हो चुका है, वो कहाँ पे बैठे हुए, और सब जो मुख्तलिफ जगहों पे ये बैठे हुए हैं और ये वो सपोर्ट नहीं कर रही। ये आप देख रहे हैं कि महंगाई है, ये मुझे पहले भी पता है, आपको भी पता है कि ये मसनूई तौर पर देखें आटा वाफर मकदार में अवेलेबल है लेकिन वहां पे होर्डिंग्स हो रही हैं और हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो नहीं उसको कवर कर सकी अभी तक। जवाद रफीक है, उसको कई दफा हमने भी कहा, वो चीफ सेक्रेटरी है पंजाब का, वो नहीं कर सका। इवन 36 जिले हैं, 36 जिले के डिप्टी कमिश्नर्स को हमने कहा कि ऑनलाइन कर दें, जिस तरह इमरान खान का पोर्टल, इन सब का पोर्टल होना चाहिए और डेली बेसिस इनकी जो इनकी प्राइसेस हैं, जो प्राइस सामने आनी चाहिए। जी जी, वो सामने आनी चाहिए ताकि पता चले कि वहां से लेकर यानी खेत से लेकर वो कंज्यूमर तक जो प्राइस है वो किस तरह आप वो ले रहे हैं। उखाड़ पछाड़ से आप कितना करते हैं। हाँ, एक हमारा एक सिविल सर्विस में होता है कि पटवारी को या तो वो बैठने ना दिया जाए, उसका बस्ता जो घुमाते रहा करें, क्योंकि पटवारी से अगर बस्ता छीन लिया जाए ना तो वो मर जाता है, क्योंकि उसने फर्द के पैसे लेने होते, चीजों के पैसे लेने होते हैं। इसलिए ये उखाड़ पछाड़ जो है जो इसको सजेस्ट कर रहा है, असल में गवर्नेंस को दुरुस्त करना चाहिए। वो वहां से जहां आपको लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए। सबसे बड़ा मसला आपको प्राइसेस का है, जो आम कमोडिटीज है। अंडे 170 पे हैं और दर्जन हो गए हैं। अब ये चीज कैश करनी है, ये पीडीएम के जो 2 3 4 जलसे रह गए हैं, ठीक है ना। तो वो इमरान को ये चाहिए कि इस चीज को एक जिस तरह आप एक नेशनल डिफेंस का एक मैकेनिज्म के तौर पे आप काम करते हैं और या आप वॉर फुटिंग पर इसको रिजॉल्व करें। अगर वो आप नहीं कर सकेंगे तो मैं फ्रैंकली उनको बताना कि इमरान खान को थ्रेट अंदर से या बाहर से नहीं है, ठीक है ना। जी, तो ये थ्रेट भाई लाहौर में बैठे हुए हैं असद भाई। असद भाई, आपका क्या ख्याल है कि बिल्कुल चौधरी साहब ने होती रहेगी बस? जी जी बिल्कुल, चौधरी साहब ने बिल्कुल सही कहा। देखें, अब इमरान खान को और उसका जो वसीम प्लस है, अब उसके सामने कोई गुंजाइश नहीं है कि वो डिलीवर ना करे। सर, एक बात क्लियर हो गई है कि टोटल नाअहल है और इनकी नाअहली अब ना हम डिफेंड कर सकते हैं ना इनके अपने वर्कर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि सर जो पोर्टल है पीएम साहब का, उसको टोटल सारी इंफॉर्मेशन पूरे पाकिस्तान से मिल रही है और वो उस पोर्टल को डायरेक्टली देख रहा है। उसको पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ गलतियां कुताहियां हो रही हैं और एक मैं आम बंदा, हर बंदा बल्कि अपने तौर पर 1-2 कंप्लेन जरूर कर चुका है उस पोर्टल के जरिए। तो इसका मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच रही है। अब वो उसको हल की तरफ नहीं लेके जा रहा, कोई स्ट्रेटजी नहीं बना रहा, कोई प्लानिंग नहीं कर रहा, तो ये इमरान खान की नाअहली है, वो बुज़दार की नहीं है। बुज़दार तो जो था वो वही रहेगा। उसके अंदर हमने अभी तक कोई बेहतरीन देखी। भाई, आपकी जान कीमती है तो आप सीट छोड़ दें, आप लाहौर की सड़कों में निकलें। इन्होंने कुछ अर्सा पहले नजायज शराबजात के ऊपर ऑपरेशन किया, पूरे पंजाब में किया। अब उसी तरह ही लाहौर के अंदर नजायज शराबजात की भरमार है। देखिए, कराची के अंदर आज ये वो लाइन जो है ना, रेलवे लाइन को क्लियर कर रहे हैं ना कि हमने सर्कुलर रेलवे चलानी है। सर, लाहौर के अंदर भी जो लाहौर की मेन रोड्स है वो सारी उससे आधी हो चुकी है। नजायज शराबजात की इस तरह भरमार है कि कोई पूछने वाला नहीं। इदारे अगर सिर्फ दारे फाल करना चाह रहे थे तो इदारों से काम तो आप ले ना। एक एसी डीसी आपने लगाया या एक डीपीओ लगाया हुआ,
तो उससे काम किसने लेना है? आपने तो जाके हर हल्के में लोगों के मसले तो हल नहीं करने, आप उनसे जवाब लें। अगर आपको बदलने पड़ते तो आप बदलें उनको। सिर्फ हर जिले के अंदर 36 जिला है ना, आप डीसी और इनसे जो कमिश्नर्स हैं और इनके जो डीपीओ हैं, बकौल इनके अगर वो ईमानदार लगाए हैं इन्होंने, तो फिर आप उनसे उनसे उनका रिजल्ट भी लें, उनसे प्रोग्रेस भी लें। अगर नहीं देंगे तो भाई हम आपसे पूछेंगे, हम आपका गिरबान पकड़ेंगे। तो अभी तक पंजाब गवर्नमेंट टोटली फ्लॉप नजर आ रही है, किसी शोबे के अंदर भी बेहतरी नहीं है। आप रोड्स देख लें, पंजाब के पूरे रोड्स उखड़े हुए हैं, उनके अंदर कोई पैच वर्क नहीं हो रहा है। इसके अलावा हाउसिंग का शोबा बिल्कुल फ्लॉप जा रहा है। उसके अलावा आपने बिल्कुल बात सही की, जो मार्केट कमेटियां हैं, आपने 16 बाजार लगा लिए भाईजान, 100 बंदा 100 मुर्गी 100 बकरा खा जाता है। आपने जो वसाइल है उसकी बराबर तकसीम करनी है, उसका फायदा हर आदमी को पहुंचे, ना कि चंद लोगों को। मैं अगर एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाता हूँ, मैं 16 बाजार नहीं जा सकता, तो मेरे लिए क्या है? आप देखें जो इनकी ब्यूरोक्रेसी है वो टोटली, पहले तो ये था कि शहबाज शरीफ है तो शायद वो लोग आ जाए, अब तो किसी किस्म की कोई इनको वो उम्मीद नजर नहीं आ रही कि मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट क्या आएगी। अब तो इन्हीं को डिलीवर करना है, तो भाईजान इन्हीं से आप काम लेकर दिखाएं। एक सीसीपीओ लाहौर लगाया, वो बेचारा काम करना चाह रहा है, वो सारे उसकी टांगे खींच रहे हैं। भाईजान आप नीचे भी तो सारे लोग बदले ना, आपको तो किसने रोका? इख्तियारात हैं, तो हम तो पूरा उम्मीद थे, पर उसी तरह मायूसी है लोगों की नजरों में, और लोग इनसे जो उम्मीदें लगाए हुए थे वो पूरी नहीं हो रही सर। अच्छा, थोड़ा आते हैं, ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं इस पर आते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि इमरान की हुकूमत को फारग कर दे तो हम और आप भाई भाई हैं। ये जो खलाई मखलूक की बात करते होते हैं या इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, ये उनकी तरफ इशारा है। तो हमारी जो एजेंसीज हैं वो इस किस्म के जो बयान हैं उनको कैसे सह रही है? क्यों नहीं कुछ कदम उठाते? इफ्तिखार भाई, आप इस पर कुछ रोशनी डालिएगा। देखें, ये जो फजल रहमान की तो ओपन ऑफर है, ये आज की नहीं है बात। वो तो आपको पता है कि अल्लाह देता लीक्स हुई थी जो अमेरिका की, उसमें भी उसने कहा था अमेरिकन को कि आप मुझे जनाब आप मौका दें खिदमत का, तो मैं जनाब आपको यहाँ बेहतर परफॉर्मेंस करूंगा अमेरिका को। आपने आपने वो लीक्स जो पढ़ी होंगी। तो अब दूसरा जो इस दिन इसने ये पहली ऑफर नहीं है। पहले तो आप कहते थे फौज को रोल नहीं होना चाहिए सियासत के अंदर, ठीक है ना। आप खुद जाके उनसे मुलाकातें करते हैं, उनको ऑफर करते हैं, ठीक है। और ये वो बंदा था जिसने केपी के वो जो फाटा का जब आया था, जनरल बाजवा इनसे 2 दफा मुलाकात हुई थी, तो ये सबसे बड़ा मुखालिफ ये था। और दूसरा अचकजई था, हालांकि अचकजई का इसका ताल्लुक कोई नहीं था फाटा के इलाके के साथ। तो अभी ये जो ऑफर कर रहे हैं कि मुझे आपके पास पहले बताएं कि आपकी अपनी सीट नहीं है, ठीक है ना। वो आपको गंडापुर साहब ने आपकी जमानत जब्त करवा दी थी, ठीक है ना। और आपको यही नहीं पता आपके अपने हल्के के अंदर कितनी यहूदी लॉबी काम कर रही है, ठीक है ना। तो वो फारग हो गई है उससे। तो इस तरह के जो मैसेज देते हैं फौज को, ये मरियम नवाज ने भी उसको मैसेज दिया है। आपको पता है पहले तो मियां साहब के नैरेटिव पर चलती रही है। जब उसने ये देखा कि बिलावल का थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया उसकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में, तो ऑब्वियसली उसने भी कहा कि यार ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। आज मियां साहब की क्योंकि वो मदर की डेथ हो गई है, तो मैं एक तो हम उसके लिए ताजियत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हाँ जी बिल्कुल अफसोस करते हैं उनके लिए मियां साहब के। ठीक है, वो पॉलिटिकल हमारी नैरेटिव कुछ भी हो, लेकिन वो एक माँ तो एक साझी होती है। तो मेरी तरफ से, बल्कि हम सब की तरफ से हम उनका अफसोस मैं भी जवाब देना चाहूंगा जरा। बिल्कुल, हम सब की तरफ से हम सब। अच्छा, मैं जवाब देना चाहूंगा साहब। मैंने जो नोटिस किया, मैं समझता हूँ कि आपको याद है जब अल्ताफ सैन को अगर ये चाहते तो वहां से लेके आ सकते थे। हमने भट्टो साहब को फांसी दे के ना हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। ये चाह रहे हैं कि ये सियासी मौत खुद से मरे। इनका जो ये जितनी रोज तकरीरें करते हैं ना सर, उससे वो तकरीरें इनके गले पड़ रही हैं, ये खुद से एक्सपोज हो रहे हैं। तो स्टैब्लिशमेंट इसलिए बर्दाश्त कर रही है कि इनको बोलने दें, ये जितना बोलेंगे उतना एक्सपोज होंगे, और अपना जो इनका फॉलोअर्स है वो इनसे मुतरफर होता जाएगा। आप पेशावर का जलसा देखें, वो बिल्कुल फ्लॉप नजर आया। हालांकि इनकी अच्छी खासी वहां पर फॉलोअर्स थे, वर्कर्स थे जो मौलाना साहब के थे, चलो नून लीग के इतने ना हो, तो वो जब अपना ये बोलते हैं तो उसके अंदर अपने आप को एक्सपोज करते हैं। तो इसलिए स्टैब्लिशमेंट ने कहा कि ये वक्ती तौर पर बोल रहे हैं तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये है कि जो कल को इनको सियासी शहीद ना होने दें। अगर सियासी शहीद हो जाते हैं ना तो फिर ये हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं, और फिर वो भट्टो हमारी तरह पड़ा रहता है, वो भट्टो नहीं मरता फिर। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा इफ्तिखार भाई, एक बयान और था मौलाना फजल रहमान साहब का। उन्होंने कहा था जी कि मैदान जंग में हम उतर आए हैं और मैदान जंग से पीछे हटना जो है वो गुनाह कबीरा है।
तो आप हाँ। इसको कैसे देखते हैं? ये कौन सा मैदान जंग में उतर के आए हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं उलमा कराम में बैठा हुआ था। मैं तो अपने आप को आलिम नहीं कहता, मैं तो तालिब इल्म हूं। तो वो कह रहे थे कि मैंने बताएं कि ये जो फतवा दिया जा रहा है गुनाह कबीरा का, कि जिसने उसने नहीं बना, और शुक्र है उसने ये नहीं कह दिया कि जो इससे में शरीक ना हुआ उसकी बीवी के साथ निकाह फस्ख हो जाएगा। ठीक है ना? आपको याद है जब पिछले मौलाना साहब जो है वो किताब को लहरा कर कहते हैं ये कुरान पाक है, जो आप एमएमए की जो तहरीक में थे। तो वो अब ये जो इस किस्म के फतवे देना जो है, ये तो वो ऐसी बात ही है जैसे नौज बिल्ला इनका कोई स्टेटस वलायत का कोई स्टेटस आ गया, या कोई दुनिया के वो टॉप के मुफ्ती आजम बन गए हैं कि गुनाह कबीरा है। और आप जितने भी लोग जो लेकर साथ चल रहे हैं वो शरीयत और सुन्नत और फराइज पूरे कर रहे हैं, ठीक है ना, और आप ही मुसलमान है, बाकी जो हम लोग हैं वो मुसलमान नहीं है। तो गुनाह कबीरा की जो बात आप कर रहे हैं, तो खुद आप तो यहूदी लाबी से हार चुके हैं। घर के आपके घर में तो आपकी अपनी सीट नहीं, यानी लोग आपको मानते नहीं है। इलेक्शंस का क्या मतलब होता है? आपका बेटा जीता है, ठीक है, वो असेंबली के अंदर है, आप तो अपनी दोनों सीटें हार चुके हैं, आप तो उसमें है ही नहीं है। और इस किस्म की जो बातें करना, जो वो ये जो बात असद भी कर रहे हैं, वो यही है कि वो एक्सपोज हो गया कि गुनाह कबीरा है। इस तरह उनका एक था कि एक उनका जो मुरीद था, ये इनका JUIF का, फजल रहमान ग्रुप का, उनको कहा रात मुझे ख्वाब में आए हैं मुकद्दस शख्सियत, उन्होंने मुझे कहा कि मौलाना साहब जो हैं वो लीड करेंगे। अब इस किस्म की बातें जो है ना वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गई हैं। अब दूसरी एक और सवाल यहाँ पे आती है, ये जो मोहसिन दावड़ के हवाले से कि जो उसने पाकिस्तान और अफगानिया के हम सब अफगानी इधर के और उधर के बराबर हैं। तो मोहसिन दावड़ से बात हुई तो मोहसिन दावड़ कहता है यार मैं जलसे में गया ही नहीं पेशावर में, आप कौन है, मैं तो था ही नहीं उधर जलसे में, किसने हमारे हवाले से वो बात कर दी है? क्योंकि उसने वो तो प्रोटेस्ट में नहीं गया, क्योंकि इससे पहले उसकी लड़ाई हो गई थी फजल रहमान के साथ। फजल रहमान जो है उसको लाइक नहीं करता था। और इस पर उसके अलावा जो गुलबदीन हिकमत यार है उसके खिलाफ मोहसिन दावड़ जो है वो भी उसके खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहा है। तो ये जो फजल रहमान साहब है ये सोलो फ्लाइट लड़ रहे हैं, मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं ना, इनके ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं नून वाले। असद भाई, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो, वैसे तो मौलाना साहब हर हुकूमत में रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात के तहत आप क्या समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को ये दोनों पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं? चेयरमैन ये जो PDM इन्होंने बनाई हुई है, इसका चेयरमैन बनाने के बाद इनको इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनको आगे लगाओ, ये बयान दें, हम जरा पीछे पीछे रहते हैं। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा आपसे। यकीन माने कि पिछले जो इनके जो पिछला एक धरना हुआ था, याद है आपको, उसके अंदर भी इसको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके उन्होंने फेंक दिया। ये तो मौलाना साहब अच्छे खासे उनसे नाराज हो गए थे और फिर जाके इनको मनवाया इन्होंने। जब ये मान गए हैं तो उस टाइम सरबराही लेकर तो इनको लॉलीपॉप दे दिया गया। सर इनका कुछ नहीं है स्टेक पे, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून। इन लोगों ने कहा कि अगर हम अपनी जबान से बोलेंगे तो हमारी तो सियासत ऐसी बेड़ा गर्क हो रही है, वो तो मरियम भी कोशिश कर रही है अपने तौर पे नून लीग का बेड़ा गर्क कर रही है, लेकिन बेसिकली जो फजल रहमान है वो अपने आखिरी जो पत्ते थे वो भी शो करके बिल्कुल सियासत से आउट हो रहा है। बल्कि मुझे किसी ने, एक पीर साहब ने पिछली हुई की हुई है, ये दोबारा साइकिल पे आ रहा है। इनका तो मुस्तकबिल वो तो चूंकि कश्तियां चला चुका है, तो आखिरी पत्ते खेल रहा है फजल रहमान के पास है। कुछ करने को, कुछ देने को अब कुछ नहीं है, ना एस्टेब्लिशमेंट को, ना अवाम को, ना अपने हल्के की अवाम को, ना मुल्क को। अच्छा इफ्तिखार भाई, आपसे ये सवाल जो है मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि अपोजिशन ये कह रही है कि हमें निशाना बनाया जा रहा है और एहतसाब जो है वो सिर्फ हमारे लिए, नैब जो है वो सिर्फ हमारे लिए। आसिम बाजवा को बहुत से जलसों में अपोजिशन ने जो है उनका नाम उछाला है, लेकिन अभी तक ना तो उन्होंने कोई सफाई पेश की है, ना कोई इंक्वायरी हुई है। हालांकि PTI के कुछ वुज़रा जो हैं उन पे भी इल्ज़ामात हैं, लेकिन उन पे भी कोई इंक्वायरी नहीं चल रही। जहांगीर तरीन साहब वापस आए हैं, वो भी खामोशी से माशाल्लाह अपना कारोबार जो है वो संभाले हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये अपोजिशन जो कह रही है ठीक कह रही है? ब्रेकिंग न्यूज देता हूं आपको, आसिम बाजवा CPAC के साथ नहीं है आप, ठीक है ना। अच्छा। और चुप चपीते फारग कर दिया गया उनको, ठीक है ना। उससे पहले जनाब उनसे इस्तीफा लिया गया था मीडिया एडवाइजर का। आज नई बुखारी
हाँ जी, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। और इसमें आप देखें कि अब आसम, जनरल आसम के बारे में कोई बात किसी जलसे में नहीं हुई अभी, ठीक है, और उनको हटा दिया गया। अब असद जो है, असद उमर, नॉट असद काजी, असद उमर साहब जो हैं वो फुल फ्लैज जो है सीपैक को देख रहे हैं। अभी आपको पता है कि चाइनीज जो एम्बेसडर और उनके भी स्टेटमेंट्स आई हैं सीपैक के हवाले से, और चाइनीज गवर्नमेंट की भी आई हैं। तो दूसरा जो बात कर रहे हैं कि जी हम ये इंडिविजुअल जो है वो अपोजिशन को दिए, करतूत 35 साल से अपोजिशन रही है ना, पीटीआई तो अब आ रही है। और पीटीआई के अंदर जो अलीम खान है वो भी वो करके आया, मेहमान नवाजी उसकी हुई है के अंदर। उसके अलावा दूसरे पख्तूनख्वा से भी वो 2 मिनिस्टर साहब थे, फिर एक जंगलात का मिनिस्टर था पीटीआई का भावलपुर भावलनगर से, हाँ जी, सप्तान काजमी के क्या नाम उनका, वो अब देखें कि हाँ जी वो भी तो थे ना। और भी इन लाइमलाइट में आ रहे हैं, क्योंकि इनमें से जो मिनिस्टर जो थे वो पिछले दो अदवार के थे। अब जो इधर जो हरकत की है उन्होंने, अब वो भी उसके अंदर, अब फिर नैब जो है, हमें बाहर कोई इस तरह की बात तो नहीं लग रही कि वो ना वो टेकअप कर रहे हैं। जितने भी नैब के पास जो केसेस हैं वो सब के सब इनकी पिछली गवर्नमेंट के हैं, सिवाय नवाज ये अभी ये टीटीओ वाला केस जो है शहबाज शरीफ का और ये हमजा शहबाज का, और उसके जो अली इमरान जो उसका दामाद है वो भी खा गया था पैसे इनके जलजला जदगान के। तो ये कहना कि जी वो नहीं है जी वो हमारे कर रहे हैं, वो भी जाना तुम्हारे करतूत हैं तो उसके हवाले से हो रहे हैं। और जो भी मैं फ्रैंकली ओपन अभी जो जर्नलिस्ट मुझे देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि जी फौज के खिलाफ इफ्तिखार चौधरी बात नहीं करता, फलां नहीं करता, मैं उनके लिए भी मैसेज दे रहा हूं कि अगर फौज गलत काम कर रही है तो वो, अगर हमें उसको गलत काम से मुराद ये है कि जिस तरह डिक्टेटरशिप होती है, जो मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप थी और उससे पहले उसकी डिक्टेटरशिप थी उसकी ये ज़ियाउल हक, तो हम उसके बाद में 2 ही लोग जो हैं वो पैदा हुए थे। वो 2 कौन से लोग पैदा हुए थे? एक तो अल्ताफ हुसैन को पाला था उन्होंने जमहूरियत के गमले में, दूसरा नवाज शरीफ। इन दोनों का जो नैरेटिव है आपने देख लिया है कि अल्ताफ हुसैन को तो बहुत ज्यादा सख्त था, और अभी नवाज शरीफ क्योंकि उसको एक नैरेटिव उसने दिया है लेकिन उसके अपने इधर स्टेक्स मौजूद हैं। अब वो भी आपको पता है कि इस जलसे में तकरीर उसको नहीं होने दी। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि ये जो अपोजिशन की बात है, अगर नैब कोई करती है तो वो उस पे मुझे बिल्कुल ये इस पे करना चाहिए। ये जो राना सनाउल्लाह के पास अगर केस सही बनता है, ये तो ANF का केस है, नैब का केस नहीं है, तो जनरल अरशद को इसका जवाब देना चाहिए जो ANF का चीफ है, ठीक है ना, वो कि वो उसने किस बुनियाद पर, अगर वो केस साबित नहीं होता, क्योंकि इससे वो पॉलिटिकल माइलेज वो हीरो बनता जाएगा राना सनाउल्लाह। और इस किस्म के जो दूसरे अपोजिशन के हैं, ये तो कन्विक्टेड है ना, आप जो बात कर रहे हैं नवाज शरीफ और ये आपके जो मरियम नवाज है, ये तो कन्विक्टेड है, बेल पर है। और दूसरा जो बात आप कर रहे हैं कि जी उनको पकड़ा नहीं जा रहा होता, बिल्कुल मालम जब्बा वाला केस है, उनको रगड़ा लगना चाहिए जितने वो लोग हैं, पर अगर वो उसमें आते हैं, और ये किसी को स्पेयर नहीं करना चाहिए। सही है। अच्छा, मेरे अपने जाती ख्याल में, और उसमें कोई भी हो, देखो मिलिट्री के अंदर भी अगर जी असद भाई आपकी तरफ आता हूँ। एक बार फिर ये ऐलान हुआ है कि जी मैं NRO नहीं दूंगा। ये कब तक हम सुनते रहेंगे? क्योंकि मेरा ख्याल है कि बहुत बुरी तरह ये फेल हुआ है, अपना PTI हुकूमत जो है फेल हुई है कि अवाम जो है उसकी तवक्को थी कि ये आएंगे और जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस लेकर आएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये ऐसे जैसे ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को कहती रही हैं कि हम घसीटेंगे, पैसे लाएंगे। अब मेरा तो ख्याल है PTI भी उसी डगर पे चल पड़ी है। आपका क्या ख्याल है कि अब इनको कुछ ना कुछ तो दिखाना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, ये ना आपने देखा पिछले दिन इंटरव्यू हुआ इमरान खान का, उससे ये सवाल हुआ है और खान साहब ने बड़ा क्लियर कट कहा है कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। टाइम तो बहुत मिल गया है, लेकिन मैं और मेरे जैसे आम लाहौरिये या पाकिस्तानी वो सब वो कह रहे हैं कि हमने वोट PTI को इसलिए दिया था कि इन चोरों से लूटा हुआ पैसा वापस करें, लें और इनका एहतसाब करें, इनको जेलों में फेंकें। तो शहबाज शरीफ साहब का तो बकौल उनके केस बड़ा ओपन आ गया, उनके सामने प्रूफ के साथ एविडेंस आ गया, लेकिन चूंकि कोर्ट्स और जो इनके प्रोसिक्यूशन है वो वीक है, कोर्ट से ये लोग रिलीफ ले लेते हैं और उसके ऊपर फिर हुकूमत भी बेबस है, इमरान खान भी बेबस है। तो हम लोग इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि इनसे लूटी हुई दौलत वापस लें
यही नारा लेके इमरान खान साहब आए थे ना, उधर से वो अपने नारे पर पूरा उतर सके, और ना जो महंगाई है या मुल्क के अंदर बेरोजगारी है या 50 लाख नौकरियां है या घरों का वादा है, वो सारे के सारे इस वक्त वो वादों पर अगर देखा जाए तो पूरा उतरते हुए नजर नहीं आते। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि इमरान खान वक्ती तौर पर इस वक्त अपने वादे के ऊपर अमल दरामद नहीं कर पा रहा और फ्लॉप हो रहा है। जी, आप क्या कहेंगे इस पर इफ्तिखार भाई? ही इज राइट। बिल्कुल इमरान खान की जो सबसे बड़ी फेलियर है, वो जो दावा करता था कि मैं चोरों को पकड़ के उनके पैसे पेट में से निकालूंगा या कहीं और से निकालूंगा, तो वो उनके फॉरेन अकाउंट से निकालूंगा या उनके जो फ्लैट्स हैं उनको मैं साबित करूंगा, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो 1 रुपया भी वो ले सका है। ठीक है ना, नैब क्लेम तो करती है, लेकिन वो जो लोकल जो पकड़े जाते हैं बंदे, उनसे कोई 2, 4, 10, 15, 50 अरब वो ले लिया होगा। लेकिन ये जो लोग हैं, क्योंकि ये मार्केटिंग करते हैं बाहर जाके अरब मुल्कों के साथ, ये खास तौर पे MBS जो है, ये पिछला जो था उसका ये जो किंग था, वो उसके साथ उसकी दोस्ती थी। तो मेरा अपना भी ख्याल है कि अभी भी जो हुआ है, नवाज शरीफ का जो एग्जिट हुआ है, हमारी कुछ रावलपिंडी से जो बात होती है, तो वो भी यही कह रहे हैं कि ये सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकता। और दूसरी ये है कि ये जो कतर का जहाज आया था, आपने खुद देखा होगा, तो वो इस किस्म के, वो तो इंटरफेरेंस है, ये एक अलग सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप देखें, जहांगीर तरीन को बुलाया, वो माफिया का जो सरदार था, वो माफिया को काउंटर करने के लिए कि जी हमने चीनी जो है वो सस्ती देनी है, या चीनी जो है उसको कम से कम उसको आज देखें, उसकी वो वापस हो गया। FBR को जो नोटिस गया था जहांगीर तरीन को, वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो लिहाजा इमरान खान को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अभी अगला साल जो है वो शुरू हो जाएगा, इलेक्शन का साल शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगला साल उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस अगर ना शो की तो ये मिजरेबली फेल हो जाएगा अगले इलेक्शंस के अंदर। क्योंकि महंगाई जो है, अवाम को ये चाहिए कि महंगाई पे और जो कंज्यूमर आइटम्स हैं उसको कंट्रोल किया जाए, और उसके अलावा जो उसने जो नारा लगाया था करप्शन